कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। राजेश विनोद से मिलता है और प्रगति की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उससे जवाब तलब करता है और धमकी देता है कि उसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी और उससे बदला लेने में वो प्रगति का साथ देगा। उस दिन से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। अमिता करण को बताती है कि राजेश नाम का एक लड़का विनोद के दफ्तर में आया था और प्रगति की तरफ से उसने विनोद को धमकी भी दी थी कि वो उसे बर्बाद करने में प्रगति का साथ देगा। करण और विनोद राजेश के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी करण अमिता से कहता है कि वो विनोद की पत्नी कुसुम को ये बता दे कि विनोद ने प्रगति की और अमिता की जिंदगी बर्बाद की थी। मीना अपने पिता मोदी से कहती है कि वो राजेश से मिले और उसे काम पर वापस बुला ले। अमिता प्रगति से मिलती है और उसे बताती है कि राजेश विनोद के दफ्तर में गया था और वहां जाकर उसने प्रगति की तरफ से विनोद को बर्बाद करने की धमकी दी थी। प्रगति पर इस बात का कोई असर नहीं होता। अब आगे। अरे राजेश बेटे, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, जरा ऐसी बाहर किसी काम से जा रहा हूँ। क्या सोचा है तुमने? किस बारे में डैडी? अरे नौकरी के बारे में, और किस बारे में? यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डैडी वो मैंने 2-3 एजेंसियों में अर्जी तो दी है, उन्हीं के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जवाब तो मिल ही जाएगा भैया, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, जब इस बार तुम नौकरी करोगे ना तो उनसे घरेलू संबंध मत बढ़ाना, रिलेशन सिर्फ काम तक ही रखना। रूपा, ये क्या कहना चाहती है तू? भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह तुमने मोदी साहब से रिलेशन बढ़ाए थे और उसका जो सिला मिला है तुम्हें, वो गलती फिर मत करना, नहीं तो तुम्हारा दिल दुखेगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? रिलेशंस बढ़ाने के बगैर आजकल कोई काम होता है क्या? डैडी, राजेश भैया ने मोदी साहब के एहसानों के बदले बड़ी लगन और मेहनत से काम किया था। दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात। जब उनकी बेटी अस्पताल में थी तो हर वक्त वो वहीं रहते थे और इसके बदले मीना उनसे प्यार करने लगी। वो तो उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन जब राजेश भैया को ये पता चला कि डॉक्टर अनिल मीना से प्यार करते हैं, तो दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उन्होंने डॉक्टर अनिल और मीना को मिला दिया। मीना तो मोदी साहब की एक लौती औलाद है, वो तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए खुदगर्जी, बाप ने तो चोरी का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया। और बेटी, उसको क्या हुआ था? वो एक बार मिलने तक नहीं आई। और डॉक्टर अनिल, उनका तो क्या कहे, उन्होंने भी एक बार आकर मिलने की तकलीफ नहीं महसूस की। डैडी, ये होता है रिलेशन बढ़ाने का अंजाम। एहसान फरामोशी की इससे बड़ी मिसाल और कोई हो ही नहीं सकती। सच कहती है तू रूपा, ये दुनिया है ही बड़ी एहसान फरामोश। तो भैया अब कहाँ जा रहे हो?
मेरी कोई पहचान वाले हैं ईसा भाई। मेरी वजह से उनका कोई काम हो गया था, इसलिए वो मेरा शुक्रिया अदा करने घर आए थे। उस वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनसे मिलने उनकी दुकान पर आऊँगा। वहीं जा रहा हूँ। तो अब ईसा भाई के यहाँ जा रहे हो? भैया देख लेना कि वो भी मोदी साहब की तरह ना निकले। बेटे राजेश, अगर तुम रूपा की बातों में आ गए ना, तो तुम ईसा भाई के घर जाने की सिर्फ बातें ही करते रहोगे, जा नहीं पाओगे। डैडी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बेटा, मैं कोई तुम्हारी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो राजेश को याद दिला रहा हूँ कि उसे ईसा भाई के घर भी जाना है। तो जाइए ना, किसने रोका है? देख मेरी माँ, मुझे जाने की इजाजत दे दे। ईसा भाई सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। जाइए, इजाजत है। सचमुच? हाँ। ओके, बाय। बाय बेटे। डैडी जब भैया का मूड ठीक नहीं होता ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटे तू घबरा मत, देख लेना राजेश की सच्चाई एक दिन जरूर लग जाएगी। कौन सी सच्चाई? वही मोदी वाली और यकीनन प्रगति वाली भी, क्योंकि राजेश प्रगति के मामले में भी बिल्कुल बेकसूर है। आप? जी मैं। आप यहाँ भी मेरा पीछा करते चले आए? देखिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं हो सकता। आप विनोद ठाकुर के दोस्त हैं और मुझे विनोद ठाकुर से नफरत है। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं गलत को ही गलत समझ रही हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो फिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या सुनाना चाहते हैं आप मुझे? क्या आप विनोद ठाकुर के दोस्त नहीं हैं? या फिर विनोद ठाकुर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे आप बिल्कुल अनजान हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं वकील साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आप वकील साहब के बेटे नहीं होते ना, मैं आपके साथ अलग तरीके से निपटती। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए यहाँ से। अरे क्या हुआ प्रगति बेटी? अरे ये तो राजेश बाबू है। हाँ, मैंने अच्छी तरह से जानती हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, सुनिए राजेश बाबू, अरे सुनिए तो। क्या किया प्रगति बेटी तूने? तू जानती है ये वही राजेश बाबू हैं जिन्होंने हमारी खातिर ग्रोवर सेठ की एजेंसी खत्म कर दी थी। अरे ये तो हमारे हमदर्द हैं बेटी। ईसा भाई, ये विनोद ठाकुर का दोस्त है। विनोद ठाकुर एक बहुत बड़ा कमीना है और कमीने का दोस्त कमीना ही होता है। अब ये कहाँ की बात हुई बेटी कि कमीने का दोस्त कमीना ही होता है? अरे कमीने का दोस्त शरीफ भी हो सकता है और शरीफ का दोस्त कमीना भी। मैं अपनी राय नहीं बदलूंगी। बेटी, इस वक्त तू थोड़ा गुस्से में है। देख, तू मेरी बात मान ले, राजेश बहुत असूलों वाला आदमी है। इसने अपने असूलों की खातिर एक दोस्त को दुश्मन बना लिया। अब ऐसा आदमी गलत कैसे हो सकता है बेटी? ईसा भाई, ये जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात मैं मान लूं। नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि तू हर बात मेरी मान ले, लेकिन कम से कम ठंडे दिमाग से सोच तो सकती है ना। तुझे ईसा भाई कह रहा है बेटी कि वो आदमी गलत नहीं है। देख, तुझे अपना गुस्सा उतारना है तो मुझ पर उतार ले। बेटी, इन आंखों ने दुनिया देखी है, अच्छे बुरे की पहचान है इन आंखों को। जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना, जल्दबाजी मत करना बेटी। क्योंकि बुरे इंसान के साथ अगर बुरा सलूक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा सलूक हो जाए तो बाद में शायद पछताना पड़ सकता है। मुझको क्यों देते हो जहरे जिंदगी, मुझको मर्गे नागहानी चाहिए।
दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। भैया, यूं अकेले अकेले बातें करने से और सर आए भरने से तो जिंदगी का कोई मसला हल नहीं होगा। मैं और कर भी क्या सकता हूँ रूपा? भैया, प्रगति के दिल में जो गलतफहमी आपके बारे में है ना, उसे दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना। प्रगति के दिल में मेरे लिए गलत फहमी नहीं है रूपा, नफरत है, नफरत। इतनी नफरत कि वो विनोद ठाकुर की तरह मुझे अपना दुश्मन समझती है। इसकी भी कोई ना कोई वजह रही होगी ना। और जब आप प्रगति को पहली बार मिले थे तब आप वाकई में विनोद ठाकुर के जिगरी दोस्त थे, फिर उसकी नफरत बेमानी तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आता रूपा। मोदी साहब की नौकरी मैंने इसलिए की क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता था। प्रगति को पाने के लिए मैं उसके काबिल बनना चाहता था। मगर किस्मत का मजाक देखो रूपा, प्रगति के मिलने से पहले ही एक चोरी के झूठे इल्जाम की वजह से मुझे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और रहा प्रगति का सवाल, प्रगति मुझे मिली मगर उसे मिलने की खुशी नहीं मिल सकी। उसकी जगह एक ऐसा शॉक, एक ऐसा सदमा मिला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भैया, आज नहीं तो कल सच्चाई तो सामने आएगी ना। और प्रगति की आंखों पर जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है ना, वो उठ जाएगा। प्रगति जी, हालात तो दिन पर दिन बिगड़ते हैं। लाक्षागृह का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और ठाकुर दिन रात उसकी सजावट में रुका हुआ है। ऐसा लगता है कि करण उसका अपना बेटा है और अमिता उसकी बहू। वो उनकी स्वागत की पूरी तैयारी कर रहा है। लाक्षागृह कब तक पूरा हो जाएगा? वो तो अब खत्म होने के करीब ही है, किसी भी खत्म हो सकता है। और ठाकुर अब किसी भी वक्त करण और अमिता को उस मौत के कुएं में धकेल सकता है। तुम्हें क्या लगता है ठाकुर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रगति जी। पता नहीं आप क्या सोचे, लेकिन आपको जल्दी इस बारे में कोई ना कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर देर हो गई तो करण और अमिता को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो लगता है हमें उन दोनों की साजिश की खबर खानी चाहिए। नहीं, करण और अमिता को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन प्रगति जी, फिर वो लोग बचेंगे कैसे? मेरी तो ये सोच के नींद हराम हो रही है कि वो लोग अपने अंजाम से बेखबर ठाकुर की झूठी मोहब्बत के जाल में फंसते जा रहे हैं। और ठाकुर, वो तो इनका आजकल बहुत आवभगत कर रहा है। नहीं संजय, उन्हें जिंदगी के मजे लूटने दो। ये आखिरी ठाकुर को अपना काम करना है और मुझे अपना। अरे परदेसी जी पंडित जी। हवेली की तो काया ही पलट गई रे। कैसी खाया पलट गई पंडित जी? अरे हवेली में पहले ठकुराइन देवी समान थी, लेकिन अब तो ठाकुर साहब भी बदल गए हैं। कौन करता है पराये लोगों के लिए इतना जो उन्होंने करण और अमिता के लिए किया है। और नए घर की सजावट, आह क्या सजावट है। आहा पंडित जी, तुम्हें वो नए घर देख के आए क्या? अरे देख के आया हूं, तभी तो कह रहा हूं पगले, ऐसी सजावट परदेसी, ऐसी सजावट
जैसे हमारे टनकपुर में होती थी। टनकपुर? अरे परदेसी, तो हमने टनकपुर के बारे में ऐसा चिल्लाता काहे है? पंडित जी, टनकपुर का नाम सुनते ही मेरा दिल उछल जाता है, मेरे दिल में टनटनाने की आवाजें आने शुरू हो जाती है। अच्छा? हाँ, पंडित जी, मुझे नहीं मालूम था टनकपुर की मिट्टी इतनी उपजाऊ होगी। क्या क्या लोगा बनाए टनकपुर ने, जी चाहता है देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। अरे टनकपुर में हम ही पैदा नहीं हुए हैं, जौन पैदा हुआ है हमरे जैसा ही दिखता है। हाँ। पंडित जी, मैं टनकपुर के बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पंडित जी टनकपुर की जवानी देख रहा हूँ। जी। हट वहां से, क्या कर रहे हैं? मैं आपके जवानी की फोटो देख रहा हूँ। हमरी जवानी की फोटो देख रहा है? हाँ। अरे हमरी जवानी की बात कर रहा है तू? अरे जवानी हमरी का जवानी थी परदेसी कि जिधर से निकलते थे बस। बस बस बोलेगे तो बस्सा रुक जाती थी। नहीं रे, बस का मतलब बस, समझ जाना। समझ गया पंडित जी, समझ गया। जब आप भी जवान होंगे मेरी तरह छैल छबीले होंगे, लोग देखते ही बस। तू भी बस पर अटक गया? घर छोड़, अपने मकान की बात कर। पंडित जी, हाँ तुम्हें एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलो। आप जो मकान देख के आए, उस नए मकान में हम दोनों का रहने का बंदोबस्त करवा दो ना। हम दोनों का मतलब? नहीं समझे? हम दोनों का मतलब बोले तो हम दोनों, मैं और राम कटोरी। बस्ती बसी नहीं और उचक्के आ गए बसने के लिए। कौन उचक्का? तू और कौन? कितनी बार कहा तुझसे कि जब तक तू अपने घर का इंतजाम नहीं करता राम कटोरी से शादी की मत सोच। पंडित जी, लगता है आपके दिमाग को ताला लग गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे नौकरा लोग कभी भी अपना मकान नहीं बनाते, वो तो मालिका नौकर को घर बना के देता है। हमारे मालिक कितने अच्छे, हमें रहने को घर दिया। देखो परदेसी, दूसरों के माल पर लार मत टपकाया कर। मैं तेरी बातें मानने वाला नहीं हूं। मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक तू घर का इंतजाम नहीं कर लेता तेरी शादी राम कटोरी से हो ही नहीं सकती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है पंडित जी? बिल्कुल आखिरी फैसला है हमारा ये, समझा ना? राम कटोरी आ चल 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 आजा। पंडित जी, मेरा नाम भी परदेसी है, देख लेना बिना घर के राम कटोरी को कैसा उड़ा के लेके जाता हूं। ठाकुर साहब, नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते मुखिया। लाक्षा के लिए तैयार है हुजूर? बिल्कुल वैसे ही सजा दिया जैसे आपने कहा था। अब वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। मुखिया, बड़ा अरमान था मुझे अपने मुंह बोले बेटे और अमिता को वहां भेजने का। मुखिया, तू तो मेरा राजदार है। सोता हूं मालिक। तू तो जानता है कि अमिता ने मेरे साथ क्या किया है। वो अपनी लालच में इस हवेली में तो आ गई, इस उम्मीद पर कि उसे उसका हक मिलेगा, और हमने भी उसे ठुकराया नहीं। उसे अपनी बहू बनना स्वीकार कर लिया। उसे वो सब सुख भी तो देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। हुजूर, आपके उस लाक्षे गृह में पहुंचकर आपके दिए हुए इस नाम को देखकर वो फूली नहीं समाएगी, क्योंकि उस मकान में ऐशो आराम का हर वो सामान मुहैया है जिसको वो कल्पना नहीं कर सकती। हम भी यही चाहते हैं मुखिया कि इस जिंदगी में उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए। पर हुजूर, करण बाबू ने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है जो दया दृष्टि इतनी? कहावत सुनिए मुखिया। क्या मालिक? गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। सुन तो है मालिक। अगर अमिता अकेली चली गई तो करण को सदमा होगा, और हो सकता है वो इस सदमे से पागल भी हो जाए, और फिर इस पागलपन में वो कोई ऐसी हरकत कर बैठे
जिससे हमारे लिए मुश्किल पैदा हो। इसलिए बेहतर यही होगा मुखिया कि करण और अमिता का दोनों का ही बेड़ा पार हो जाए। तो हुजूर कब आ रहे हैं हमारे दोनों मेहमान लक्षगृह में? मुखिया, पहले हम तो चलकर देख लें कि हमारा मेहमान खाना बना कैसा है। हुजूर अगर आप मेहमान खाना देखेंगे तो आप भी तारीफ करने से चूकेंगे नहीं। हाँ मुखिया, हमारी बात याद रखना, हमसे जो उलझने की कोशिश करता है ना, तो हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाता है, और जब ठाकुर की ज्वाला भड़क उठती है ना, तो उन लोगों को जलाकर राख कर देती है जो हमारे सामने नजरें उठाते हैं। मुखिया, और ये बात तुम पर भी लागू होती है। अरे हुजूर, मेरी कहा मजाल कि मैं आपसे नमक हरा नहीं कर सकूं। मैं तो आपके चरणों की धूल हूं मालिक। तुम चलो लाक्षागृह, मैं आता हूं। जैसी मालिक की इच्छा। करण, अमिता, है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।